डियर स्टूडेंट, रिवीजन की आज इस सीरीज़ में हम क्लास 12th एनसीईआरटी का एक रिलेवेंट और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और मैं फिर से वही बात कहता हूँ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो इंट्रो वाला पोर्शन है उस पर जल्दी कोई हाथ नहीं डालता है। मोस्ट ऑफ द चैप्टर में इंट्रोडक्शन कोई पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन वहाँ से अगर क्वेश्चन बन जाएगा ना तो आपके निकलेंगे नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लाइन टू लाइन और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग हम नहीं जानते, हम सबको डिस्क्राइब करेंगे। तो ये पहला लेक्चर मेरा होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद मैं ऐसे ही आपको पीडीएफ के थ्रू आगे एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो यहाँ पे दो टर्म है, एक का नाम है रिप्रोडक्टिव और दूसरा कौन सा है, हेल्थ। यानी कि सिंपल सा मतलब ये है कि हमारे पास जो आर्गन है, रिप्रोडक्टिव आर्गन है ना, उनका नॉर्मल फंक्शन होना चाहिए। सिंपल मतलब यही है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि रिप्रोडक्टिव आर्गन है, जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है उनका फंक्शन कैसा रहे, नॉर्मल रहे। लेकिन अगर आप इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखोगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर और भी दो चीज़ें शामिल हो जाती हैं। एक तो इमोशनल वैल्यू और दूसरा कौन सा, सोशल एस्पेक्ट को भी शामिल किया जाता है। फिर बाद में क्या हुआ था कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 ने क्या किया, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन कर रही है ये, कह रही कि एक ऐसा वेलबीइंग है ना जिसमें ये चार चीज़ें कौन कौन, फिज़िकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, जो इन चार स्तर पे फिट बैठेगा वो क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाएगा। लेकिन WHO की इस डिफिनेशन के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई इस लेवल पे हर चारों स्तर पे बेहतर हो। किसी का फिजिकल हेल्थ ख़राब है तो किसी का इमोशनल, किसी का बिहेवियरल, किसी का सोशल, कोई ऐसा नहीं है जो सब पे फिट बैठे। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक लगा दी थी, BSE फिज़िक्स। यानी कि इसमें क्या है कि बिहेवियरल, सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल अक्सर हमको भूल जाता है ना कि क्या है। अब बात करते हैं अगली हेडिंग की, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और इनकी क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, इसके बारे में बात करते हैं। 1947 के टाइम हमारे साथ दो चीज़ें रही हैं। पहली चीज़ तो एक तरफ बढ़ती हुई पॉपुलेशन और उसके साथ साथ जो रिसोर्सेस हैं। पॉपुलेशन हमेशा तेज़ी के साथ बढ़े और जो रिसोर्सेज थे उतनी तेज़ी के साथ नहीं बढ़े, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो पैरामीटर था ये पैरेलल नहीं रहा। अगर बात करें जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से 4 साल बाद, पॉपुलेशन इतनी तेज़ी के साथ बढ़ गई कि इसके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए 1951 में इंडिया ने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कुछ प्लान्स एंड प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें जो प्रोग्राम नेशनल लेवल पे बनाए गए थे और इस प्रोग्राम का नाम रखा गया था फैमिली प्लानिंग। और सबसे पहले फर्स्ट कंट्री थी इंडिया जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को शामिल किया। इस प्रोग्राम में इस प्रोग्राम को और ज़्यादा पॉपुलराइज करने के लिए हर 10 सालों में इसकी एसेस करते, हम जांच करते और फिर इसके अंदर क्या करते, इम्प्रूव करते। क्या क्या इम्प्रूव किया, जैसे हर 10 सालों में इसका नाम चेंज होता था। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक बार भी इसका नाम बदला। जो फैमिली प्लानिंग था 1997 में इसे RCH के नाम से जाना गया, जिसका पूरा नाम है रिप्रोडक्टिव एंड RCH। इसका पूरा नाम होगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये RCH है। ये अभी जो RCH है, ठीक है ना, इसके कुछ टास्क थे। तो RCH के क्या क्या टास्क हैं वो हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहली चीज़, ये जो RCH था ये लोगों में, ठीक है ना, क्रिएट करना चाहता था अवेयरनेस को। किस बात की अवेयरनेस था, वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में बताना चाह रहा था। और तो टास्क में ये इन सब चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहे हैं। और ये डिस्कशन जो है किन किन एज वाले ग्रुप के लिए था, ऐसे लोग जो एडोलेसेंस पीरियड में हैं, ऐसे लोग जो मैरिजेबल एज के ग्रुप में हैं,
और कुछ ऐसी बातें थीं जो सबको आनी चाहिए, जो जनरल अवेयरनेस के पॉइंट थे। इन्हीं सभी बात को आरसीएच ने रखा था। आरसीएच क्या कहता है कि सबसे पहली चीज़, हमको जो प्रोवाइड करना है फैसिलिटी प्लस सपोर्ट को, किस बात के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के लिए। तो उसने आरसीएच में जो किशोरा अवस्था के लोग थे उनको कौन कौन सी बातें बताई। सबसे पहले किशोरा अवस्था में हमको इंट्रोड्यूस करना है, बताना है, इंट्रोडक्शन करना है किस चीज़ को लेके, सेक्स एजुकेशन को लेके, कहाँ पे, स्कूल में। किस बात के लिए, ताकि उन्हें जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो मिल पाए और उनमें जो मिथ एंड मिसकंसेप्शन है उसको दूर किया जा सके। क्लियर है ये। फिर क्या हुआ कि हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, और जो किशोरा अवस्था का पीरियड है इसमें आने वाले जो चेंजेस हैं उसके बारे में बताया जाए, और हाइजीनिक एंड सेक्सुअल प्रैक्टिस इनके बारे में बताया जाए। फिर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं जैसे गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, क्लैमाइडियासिस, जेनिटल वार्ड, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं। ये सारी बातें जो किशोरा अवस्था के लोग हैं उनको बताई जाए, क्योंकि किशोरा अवस्था में आने वाले जो परिवर्तन होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ये परिवर्तन उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर डालते हैं। लेकिन अगर ये स्कूलों में इसके ऊपर बता दिया जाएगा तो उनके अंदर जो मिथ है और जो मिसकंसेप्शंस है उसे दूर किया जा सकता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई जो आरसीएस के टास्क के अकॉर्डिंग जो किशोरा अवस्था के लोगों को बताना था। दूसरा ये कि जो मैरिजेबल एज के ग्रुप हैं, यानी कि जो फर्टाइल कपल हैं, जो शादी करने वाली एज के लोग हैं, तो इनको आरसीएस ने क्या क्या बताने की कोशिश किया है वो भी डिस्कस करते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि चूँकि ये शादी करेंगे तो जाहिर सी बात है जो बच्चे पैदा होंगे तो जो बर्थ कंट्रोल ऑप्शन है ना, उसको बताया जाए। और जो एक प्रेग्नेंट मदर है उसकी केयर के बारे में बताना चाहिए। प्रेग्नेंट के बाद जो बच्चे की डिलीवरी होगी है ना, तो उसे बोलते हैं पोस्ट नेटल केयर ऑफ बर्थ, दोनों की, माँ के भी और बच्चे के भी। और जो ब्रेस्ट फीडिंग है इसके इम्पोर्टेंस को बताया जाए, और इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए दोनों के लिए, मेल एंड फीमेल के लिए। अक्सर ऐसा होता है ना कि मेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, फीमेल को कम दी जाती है। तो इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये सारी बातें किसके लिए है, फर्टाइल कपल, ये जो मैरिजेबल एज के ग्रुप के लोग हैं उनके लिए है। ठीक है ना। फिर इसके बाद जनरल अवेयरनेस जो सबको पता होना चाहिए। आरसीएस कहता है कि उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करिए जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ हुई है ना। और जो सोशल एविल से हैं, जो सेक्स एब्यूज़ है उसके बारे में, और जो सेक्स से रिलेटेड क्राइम हो गए इनके बारे में अवेयर करना। तो इन सब चीज़ों को अवेयर करने के लिए, बताने के लिए वी नीड, हमको चाहिए, क्या चाहिए, ऑडियो विजुअल, यानी कि ऑडियो में जैसे रेडियो आ जाएगा, विजुअल यानी कि हम टीवी वगैरह के थ्रू, या प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर के माध्यम से। इसमें गवर्नमेंटल एंड जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, और जो क्लोज रिलेटिव, टीचर, पेरेंट्स है ना, और जो फ्रेंड्स हैं, ईटीसी, इन सब का योगदान होना ज़रूरी है। तो ये बातें थी किसको लेके, आरसीएस का जो टास्क था उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। क्लियर है। अब ये जो आरसीएच का टास्क है ना, जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर जो बातें बताई गई हैं, इनको हम कैसे इम्प्रूव, इनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, इन्हें कैसे अप्लाई करें। तो इसको अप्लाई करने के लिए एनसीईआरटी भी कहती है कि फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड फैसिलिटीज़ वी रिक्वायर, हमको क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए, मटेरियल सपोर्ट चाहिए, और न्यू टेक्निक चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक हैं, लैब, ये सब चीज़ें। और एक्सपर्टीज़ में एक अच्छे डॉक्टर्स चाहिए अपने आप को, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज और लैब असिस्टेंट्स। मटेरियल सपोर्ट में मेडिसिन हो गई, वैक्सीन हो गई है ना, इंजेक्शंस, ये सारी चीज़ें। और अपने आप को न्यू टेक्निक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि एमनियोसेंटेसिस जो होती है ये वेस्टर्न कंट्री की टेक्निक है, और वहाँ पे इसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो भ्रूण है उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक थी ना, इस टेक्निक का क्या हुआ कि अब्यूज़ किया गया इंडिया में। यहाँ पे क्या लिखा है कि एमनियोसेंटेसिस होती क्या है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको निकाल कर हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं
कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं, जैसे बच्चे के अंदर कहीं डाउन सिंड्रोम तो नहीं, हेमोफीलिया तो नहीं, सिकल सेल एनीमिया तो नहीं, ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर को पता लगाते हैं। लेकिन इंडिया में क्या हुआ कि पैसे देके इसका अब्यूज़ करने लग गए। अब्यूज़ में क्या हुआ, फिर बाद में इसके ऊपर एक कानूनी बैन कर दिया गया था, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी बैन कह देते हैं। क्योंकि उस अब्यूज़ में क्या था कि इस एमनियोसेंटेसिस से जब हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं ना, तो उसमें एक्स एक्स और एक्स वाई क्रोमोसोम भी पता चल जाता है। तो जो इलिटरेट लोग थे, जो अनपढ़ गँवार थे, वो अक्सर क्या देखते थे कि अगर क्रोमोसोम एक्स एंड वाई होता था, तो ऐसे को वो तो इस केस में डॉक्टर्स को वो पेमेंट अदा करते और बोलते कि अगर फीमेल है तो उस बच्चे को आप क्या करो कि मतलब डिस्ट्रॉय कर दो, ख़त्म कर दो, उस बच्चे को आप अबॉर्ट कर दीजिए, जो कि ये सही नहीं है। इसीलिए इंडिया में क्या किया गया, इसके ऊपर बैन लगा दिया गया। और फिर न्यू रिसर्चेस के बारे में अपने आप को पता होनी चाहिए। जैसे आज हम जानते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, है ना। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कई टाइप की होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिसमें आपको एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों देखने को मिलते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो नॉन स्टेरॉइड्स भी हैं, और बहुत अच्छी बात है कि ये नॉन स्टेरॉइड होती हैं। तो जनरली आपको जो एसीपी ओसीपी मिलती है वो कैसी होती हैं, ये कंटेन करती हैं एस्ट्रोजन को और किसको, प्रोजेस्टेरॉन को। और इसके इस वाले के जिसमें आपको एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और जो स्टेरॉइड है, इसमें थोड़ा सा लॉस ये देखने को मिलता है कि वेट गेन होता है, यानी कि शरीर भारी भारीपन हो जाता है। और इसे स्टेरॉइड लगातार लेने से इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके अंदर इर्रेगुलरिटी आपको देखने को मिलती है। तो इसीलिए क्या किया, CDRI, ये आपको लखनऊ में है, इसका नाम है CDRI, सब जानते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। इसने क्या किया था, एक मेडिसिन बनाई, देखिए कितना अच्छा नाम है, एक OCP बनाई, और काफ़ी सिंपल नेम, जिसका नाम क्या था, सहेली था, जो कि एक नॉन स्टेरॉइड थी। और इसी सहेली को हम लोग वंस इन ए वीक के नाम से जानते हैं, सप्ताह में एक बार ली जाती है, जो कि प्रेगनेंसी को रोकने वाली दवाइयाँ हैं। अब जब हमने क्या किया, इन सब चीज़ों में इम्प्लीमेंट किया, यानी कि जब हमने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एक्सपर्टीज़ हो गया, मटेरियल सपोर्ट, न्यू टेक्निक्स, रिसर्च, इन सब को अप्लाई किया, तो नतीजा ये हुआ कि अब जो मेडिकल असिस्टेंस डिलीवरी थी ये इंक्रीज़ हो गई, है ना। पहले जो बच्चे पैदा होते थे वो घरों में ही हो जाते थे, लेकिन उसमें क्या था कि माँ के मरने के और बच्चे के मरने के चांसेस ज़्यादा थे। तो जब ये डिलीवरी जो हो गई मेडिकल सपोर्ट की हेल्प से हो गई, यानी हम कह दें कि जो एक्सपर्टीज़ हैं उनकी निगरानी में हो रही है, तो इससे क्या हुआ कि सर्वाइवल जो हो गया बढ़ गया। किसका सर्वाइवल, यानी कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जिसे हम बोलते हैं MMR कहते हैं, वो डिक्रीज़ कर गया। ये जो IMR है, जिसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट करते हैं, ये भी क्या कर गया, डिक्रीज़ कर गया। और इनके डिक्रीज़ होने से माँ के मरने की दर घटी, बच्चे के मरने की दर घटी, तो ओवरऑल पॉपुलेशन क्या कर गई, इंक्रीज़ करी, है ना, पॉपुलेशन बढ़ी, तो अच्छी बात है। लेकिन अभी क्या है कि पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ जाना, अब कहीं ना कहीं आप सोचोगे सर पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, तो कैसे कैसे सही बात है, तो पॉपुलेशन कम किया जाए। लेकिन ये भी तो नहीं सही है ना कि जो भाई हम क्या नाम है, जो डिलीवरी करा रहे हैं, उस डिलीवरी के दौरान जो माँ है, जो बच्चे हैं, उसकी जान का खतरा रहे और बच्चे एक्सपायर या माँ एक्सपायर कर जाए, ये भी तो नहीं सही है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिलीवरी अब की जाती है वो कहाँ पे की जाती है, जहाँ पे आपको बेहतरीन एक्सपर्टीज़ मिलते हैं, या जहाँ पे डिलीवरी क्लिनिक्स होती है वहाँ पे की जाती है, जिससे जो MMR है और जो IMR है इसको घटाया जा सके। तो ये था किसका प्रॉफिट, ये फ़ायदा आपको किसका हुआ कि RCH ने इन सब चीज़ों पे काम किया, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। क्लियर है ये। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब ये सब चीज़ें सुधर गई तो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर गई, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसको स्टेबलाइजेशन करना है और बर्थ के ऊपर कंट्रोल करना है। तो अगली हेडिंग यही है जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है।